मिनट इन्होंने स्पीच कर भी ली होती। जी जी अमाद स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा मसला आज हमारे सामने है जिसकी नवीद पहले पूरी दुनिया में नहीं मिलती। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। मेरे अपने बुजुर्ग जो थे, दोनों परदादा और परदादी, उसमें अपनी जान खो बैठे थे। और उसके बाद आज 100 साल के बाद ये एक ऐसा मर्ज है जो पूरी दुनिया के सामने लाहक है। लेकिन हमने फैसले करने हैं पॉलिटिकल रेटरिक की बुनियाद पे नहीं, हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बुनियाद पे नहीं, चाहे हम अपने आप को कितना ही बड़ा सियासी वर्कर क्यों ना समझते हो, क्योंकि यहाँ पे जानों का और रोजगार जो है वो खतरे में है। हमने फैसले करने हैं इन्फॉर्म डिबेट के ऊपर और डेटा के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले बात हुई कि ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या चीज है, और इसका ऐसे तंज किया गया कि जैसे कि ये कोई बड़ी ही अहमकाना बात है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रही। जनाब, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि जितने इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तमाम के तमाम अक्सरियत इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपकी तकरीर नहीं सुनी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर आपकी वो तकरीर सुनेंगे तो वो फौरन पलट जाएंगे। वहां पे फैसले रिसर्च की बुनियाद पे, डेटा की बुनियाद पे हो रही हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। दूसरी बात की गई ताफ्तान की कि ये सारा कुछ ताफ्तान से आया। क्या अमेरिका में भी ताफ्तान से आया है? क्या हिंदुस्तान में भी ताफ्तान से आया है? क्या श्रीलंका में भी ताफ्तान से आया है? क्या चीन में ताफ्तान से आया है? जनाब, अर्ज ये है, जनाब, शायद ही कोई दुनिया का मुल्क होएगा जो इस वबा से महफूज है। शायद ही कोई दुनिया का मुल्क होएगा जो आज इस वबा से महफूज है। शायद कोई पैसिफिक ओशन में जजीरा मुमालिक होए, मेरा ख्याल है वो भी महफूज नहीं है। वहां पे हर मुल्क में दुनिया के 200 के करीब मुमालिक हैं जहां ये वबा फैली हुई है। वहां ताफ्तान से ये वबा नहीं आई। ये वबा एक जगह से निकली जिसका नाम है वुहान, चाइना के अंदर, और उसके बाद जिस मुल्क में भी गई है वहां पे उसने जन्म नहीं लिया, किसी ना किसी वाय से, किसी फॉरेन सोर्स से वहां अंदर गई है। ये कि किसी जगह एक था, किसी जगह दूसरा था, लेकिन बुनियादी तौर पे आज पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। इसलिए इस इशू के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। यहां पे एक और बात हुई कि लॉकडाउन जो है उसको शायद ऐसे शो किया गया कि जैसे वो इसका वाहिद इलाज या इलाज है। जनाब, ऐसे नहीं है। लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। लॉकडाउन इसकी वबा के फैलने की रफ्तार को कम करता है। और कई मुमालिक में यह भी देखा गया कि जब लॉकडाउन को उठाया गया तो इस वबा में दोबारा फैलाव आया। तो इसलिए इसको बतौर, जैसे जर्मनी में देख लें, सिंगापुर में देख लें, जापान में देख लें, इसलिए ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट या कोई सोशल साइंटिस्ट ये नहीं आज कह सकता कि इतनी देर के लिए आप लॉकडाउन रखेंगे तो ये वबा खत्म हो जाएगी। हमारे मुल्क का मसला ये है कि यहाँ 25% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे बैठे हैं। हमारे मुल्क का ये एक अलमिया है कि गैलप ने एक सर्वे किया पिछले महीने, तो 70 लाख खानदान वो कहते हैं कि ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने खाने पीने का जो राशन है उसको कम कर दिया है, क्योंकि उनके पास इस वक्त वसाइल मौजूद नहीं है। 2.5 करोड़ के करीब लोग उन्होंने ऐसे कहा कि वो अपने दोस्तों से, अहबाब से कर्जा लेके खाने पीने की अशिया पूरी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गैलप का सर्वे कह रहा है, जो पिछले महीने आया था। पिछले महीने से जाहिर है कि अब 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं इस सर्वे को, तो सूरत हाल मजीद खराब हुई होगी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे अस्पतालों पे भी बात हुई, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई बुलंदोबाल दावा किया जाए तो अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 14 नए अस्पताल और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं उनका क़याम किया गया, और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अगर किसी खैबर पख्तूनख्वा के, अगर किसी सूबे में हुई तो वो खैबर पख्तूनख्वा था। इस चीज के बावजूद कि 2008 से लेके 2018 तक, जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान में दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग रही है, और ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर। आज यहाँ पे मेल नरिशमेंट को देख लें, आज यहाँ पे 70% आज आपका हेल्थ केयर पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, 70%। तो ये किसी माजी की हुकूमत को ये तमगा नहीं जाता कि उन्होंने हेल्थ में बड़ा काम किया है। ये आज आपके मौजूदा आदाद शुमार हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो एक प्रोजेक्शन है वो ये है कि अगर लॉकडाउन को इसकी मौजूदा सूरत हाल में मजीद आगे बढ़ाया जाए तो बेरोजगार अफराद की जो टोटल जो उनकी कुव्वत है उसमें 2 करोड़ बेस्ट केस सिनारियो से 7 करोड़ वर्स्ट केस सिनारियो तक ये मामला आगे चला जाएगा। जनाब स्पीकर, एसडीपीआई
एक हमारा बड़ा अच्छा इदारा है रिसर्च का, उन्होंने ये एक तखमीना लगाया कि अगर लॉकडाउन को मजीद 1 माह तक एक्सटेंड किया जाता है, इसकी वही सूरत हाल जिसमें पहले दिन से था, तो 10 लाख 9 लाख तक 9 लाख छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार ऐसे हैं जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर खत्म हो जाएंगे। मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, ये नहीं कि खत्म होकर दोबारा चल पड़ेंगे जब आप लॉकडाउन, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर। जनाब स्पीकर, हमारा मुल्क एक ऐसा मगरबी मुल्क नहीं है जहां पे खरबों डॉलर के इमदादी पैकेज दिए जाते हैं और वहां पे उनको फिर 2-2 महीने 3-3 महीने तक वो लॉकडाउन सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक तवाजुन को बरकरार रखना है। एक तरफ हमने कोरोना के मर्ज को भी देखना है, अपनी हॉस्पिटल कैपेसिटी को भी देखना है, तो दूसरी तरफ हमने आम आदमी के चूल्हे को भी देखना है कि कहीं वो ना बुझे। हमें भूख से भी उतना ही खतरा है आज जितना हमें कोरोना से खतरा है, अगर हम लॉकडाउन को उसकी सूरत हाल में बरकरार रखते हैं। और लॉकडाउन में जो नरमी की जाती है या जो सख्ती की जाती है, मैं तमाम एनसीओपी के जो एनसीओसी के तमाम इजलास हैं और एनसीसी के तमाम इजलास हैं, मैं तकरीबन तमाम में शामिल रहा हूं। हर चीज चारों सूबे और दोनों इकाइयों के साथ मिलकर मुत्तफिका तौर पे एक चीज का फैसला किया जाता है। कोई लॉकडाउन के अंदर तोसी नहीं होती, कोई नरमी नहीं होती जब तक तमाम इकाइयां और तमाम सूबे जो हैं वो एक पेज पे ना हो। जनाबे स्पीकर, हुकूमत पाकिस्तान ने 1200 अरब का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो है, एक इमदादी पैकेज हमने अनाउंस किया और इसके अंदर एहसास प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को इमदाद दी जा रही है। इसमें 40 लाख सिर्फ वो हैं जो पहले से डेटाबेस में मौजूद थे और बाकी तमाम जो हैं वो नए लोग हैं। जनाब स्पीकर, पीएम ने कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस किया और इसको मर्ज किया गया पाकिस्तान के जो मजदूर एहसास प्रोग्राम था और इसके तहत हमने 75 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वजीर आजम की जो फंड रेजिंग है वो इसके साथ अलहदा ज्वाइन हो रही है और हम ये जो 1 करोड़ 20 लाख लोग थे, इनके अलावा हम 40 से 60 लाख लोग जो बेरोजगार हुए हैं कोरोना की लॉकडाउन की बंदिशों की वजह से, उनको हम बराह रास्त फायदा पहुंचाएंगे और इमदाद पहुंचाएंगे 12,000 रुपए की। जनाब स्पीकर, हमने एक छोटा कारोबार इमदादी स्कीम का अनाउंस किया और पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए इतनी वसी और इतनी मौसर स्कीम सामने आई। 35 लाख छोटे कारोबार जिसमें 5 किलोवाट के कमर्शियल कनेक्शन और 70 किलोवाट के इंडस्ट्रियल कनेक्शन शामिल हैं, जब वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनको उनके अगले 3 महीने का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। 90% इससे जो कारोबार मुस्तफीद होंगे, 90% कमर्शियल कनेक्शंस पूरे पाकिस्तान में और 80% के करीब सनती कनेक्शंस जो हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे। और मैं समझता हूं कि जब वो अपना कारोबार दोबारा शुरू करेंगे तो उनको ये एक कैश इंजेक्शन जो है उसका फायदा मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, ये इदारा सुकड़ता चला जा रहा था। जनाब स्पीकर, रमजान में हमने और कोरोना के पेश नजर 50 अरब रुपए अलहदा मुख्तस किए इसके लिए, सब्सिडी रमजान पैकेज की अलहदा मुख्तस की और आज यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में पिछले रमजान की बनिस्बत 10 गुना ज्यादा मटीरियल सेल करने के आज स्टॉक्स मौजूद हैं और 8 से 9 गुना सेल ऑलरेडी जो पहले 15 दिन गुजर चुके हैं रमजान के, उनके अंदर हो भी चुकी है। जनाब स्पीकर, इसके अलावा वजारत खजाना ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी मौसर स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस की। सबसे पहले छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए 40% हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटी दी कि अगर कोई कमर्शियल बैंक उनको लेंड करता है और उसको नुकसान हो जाता है उसके प्रिंसिपल पे, तो 40% हुकूमत पूरा करेगी। 30 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रीफाइनेंस स्कीम आई कि जहां पे जो इदारे बंद पड़े हैं वो अपने मजदूरों को सैलरीज और वेजेस यानी कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो मुसलसल देते रहें और ये इसका जो शरह सूद रखी गई वो 3% के करीब रखी गई। जनाब स्पीकर, इस स्कीम के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए की एप्लीकेशंस मौसूल हुई, जिसमें से 50% के करीब एप्लीकेशंस को मंजूर करके प्रोसेस कर भी दिया गया है। इसके अलावा स्टेट बैंक की प्रिंसिपल डिफरल की जो स्कीम है, यानी कि जिन कारोबारों ने प्रिंसिपल लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था, उसकी डिफरल के लिए छोटे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं बिजली के, 300 यूनिट से जो कम कंज्यूम करते हैं, 3 महीने के लिए उनका बिजली का बिल जो है उसको मौखर कर दिया गया।
इसके अलावा जनाब स्पीकर 100 अरब रुपए के पुराने सेल्स टैक्स के एरियर्स एफबीआर में पड़े हुए थे जो नॉन एक्सपोर्टर्स के थे, एक्सपोर्टर्स से जिनका ताल्लुक नहीं था उनको, जिसके अंदर एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स भी शामिल थे, ड्यूटी ड्रॉबैक्स भी शामिल था और डीएलटीएल भी 10-10 साल पुराने, उन सब को जनाब स्पीकर मौजूदा हुकूमत ने, पुरानी हुकूमतों के वाजिबात को मौजूदा हुकूमत ने क्लियर किया। जनाब स्पीकर, डीजल की कीमतों के अंदर कमी लाई गई, 42 रुपए के करीब डीजल की कीमत और तकरीबन 27 से 30 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत के अंदर कमी लाई गई। और इस वक्त बड़े सगीर के अंदर जो डीजल और पेट्रोल है वो पाकिस्तान में सबसे कम है। जनाब स्पीकर, हमारा मुल्क जिस वबा से गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि वक्त का तकाजा समझते हुए फौरी तौर के ऊपर एनसीओसी को जो कॉन्स्टिट्यूट किया वजीर आजम ने, चारों सूबों को और दोनों इकाइयों को ऑन बोर्ड लिया गया और फौरी तौर पे फैसला साजी की गई। उससे पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे आपके एसेंशियल फूड आइटम्स के यानी ज़रूरी अशिया के, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उसमें किसी जगह में कमी नहीं आई। पीपीईज़ की बात हुई कि जी पीपीईज़ यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो सप्लाई नहीं की जा रही। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो पीपीईज़ के नंबर सप्लाई किए गए हैं वो एनडीएमए की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, सब जाके देख सकते हैं। और क्योंकि हमें बीच में ये महसूस हो रहा था कि सूबों तक तो ये पीपीईज़ पहुंच रहे हैं लेकिन आगे अस्पतालों तक नहीं दिए जा रहे, तो वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त अस्पतालों को तमाम सूबों में और दोनों इकाइयों में पीपीईज़ की फराहमी को शुरू कर दिया। जनाब स्पीकर, ये जो वबा है हमने इसके साथ एक हिकमत के साथ आगे लड़ना है। हमने ना मायूसी, ये मुल्क बड़े बड़े साने बर्दाश्त कर चुका है, ये मुल्क बड़े बड़े क्राइसिस बर्दाश्त कर चुका है और हमेशा जब उन क्राइसिस से बाहर निकला है तो पहले से ज्यादा मजबूत निकला है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मेरा ये ईमान है कि हम इस क्राइसिस से भी बाहर निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला पहले से ज्यादा मजबूत निकलेंगे, एक नए पाकिस्तान के साथ, एक नए अज़म के साथ बाहर निकलेंगे। अगर कोई इस हाउस में या इस हाउस से बाहर कोई खौफ की फिजा फैलाना चाहता है, कोई मायूसी की फिजा फैलाना चाहता है तो इंशाअल्लाह ताला वो मायूस होएगा, वो खुद मायूस होएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो इकदामात उठाए, जिनकी मैंने आपके सामने सिर्फ चंद तफसील बयान की हैं जो मेरे शोबे से ताल्लुक रखती हैं, जो एनडीएमए ने काम किया है, जो वजारत सेहत ने काम किया है, इसके बावजूद कि सेहत जो है वो एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, इसके बावजूद वफाक ने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे, इसकी तारीफ नहीं मिलती। हिंदुस्तान में देखें क्या मिसमैनेजमेंट हो रही है, हिंदुस्तान में जरा जाके देखें कि इदारिये किस तरह लिखे जा रहे हैं हिंदुस्तान में, कि किस तरह का केओस वहां के ऊपर लगाया गया, क्योंकि हुकूमत ने वहां हिकमत से काम नहीं लिया। कभी पूरा एकदम इकट्ठे बंद कर दिया, लाखों लोग सड़कों पे निकल आए, कभी कुछ किया, कभी रिवर्सल किया, कभी कुछ किया, लेकिन हमने डेटा की बुनियाद के ऊपर हम जो फैसले कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उसका एक अच्छा असर जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आएगा। ये वबा जो है ये बढ़ रही है और ये बढ़ेगी आने वाले दिनों में भी, लॉकडाउन के बावजूद भी बढ़ेगी, लेकिन हम अगर अपने रोजगार, अपने गरीब लोगों के रोजगार को सामने मद्देनजर रखेंगे, अगर हम हिकमत से फैसले करेंगे, अगर हम खौफ की बुनियाद पे या मायूसी फैलाने की बुनियाद पे या पॉलिटिकल रेटरिक की बुनियाद पे फैसले नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इस वबा से भी बाहर निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो जिस तरह पहले मुख्तलिफ क्राइसिस से बाहर निकला है, इस क्राइसिस से भी हम इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से बाहर निकलेंगे। जी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका मेहरबानी, आज हमें मौके कोरोना का वबा पर बात करने का मौका मिल रहा है। रमज़ान का महीना है और लॉकडाउन भी है, शायद